हमारे एक दोस्त हैं विनोद कुमार गिरी जी, जो कि हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। उनका सवाल है कि विधानसभा जीतने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सेवा नहीं है, क्या उस पर भी बात होगी? हमारे भावंज विधानसभा से MIM के एक बहुत ही चाहने वाले हैं जिसका नाम नौशाद है और मेरे अंकल हैं। उन्होंने एक सवाल किया आपसे कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत जाते हैं तो शिक्षा को लेकर आप क्या करेंगी? और सबसे बड़ी जो मुद्दा है आज का डेट में, बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, जिनको कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप जीत जाती हैं तो उसके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं अपना गांव। बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच आज हम आप लोगों को हमारे खास मेहमान पम्मी बेगम जी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो वो भी अपना दावेदारी MIM से पेश कर रही है। तो कुछ जनता के सवाल हैं, फेसबुक के द्वारा मैंने लोगों से सवाल पूछा है कि आप लोग सवाल बताएं, क्योंकि नेता जनता के लिए होता है और जनता के जवाब देना उनका हक है और जनता को उससे सवाल करना भी उनका हक है। पम्मी बेगम जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप विधानसभा इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ। और इलेक्शन की बात आई तो मैंने अभी तक कहीं पे प्रत्याशी अपने आप को घोषित नहीं किया और पार्टी के अंदर हूँ। अगर मेरे आला कमान का फैसला होता कि आपको इलेक्शन लड़ना होगा, यहाँ की ठाकुरगंज की जनता का होगा, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और ऐसे कोई मतलब कि मेरा वो नहीं है कि मैंने अपने आप को कहीं प्रत्याशी घोषित किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे तो आज तक आप लोगों के साथ कैसा आपका बर्ताव रहा और आप किस तरह का काम किए हैं जो प्रत्याशी बनना चाहती हैं और लोग आपको वोट क्यों दें? जी, ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं एक समाज सेवी हूँ और शुरू से हूँ। और मैं अभी किसी पद पे नहीं थी कि मैं कोई पहले मुखिया या समिति या जिला पार्षद रह चुकी हूँ कि मैंने वो इलेक्शन जीता, उसके भी बावजूद मैंने पब्लिक में काम नहीं किया। मैं समाज सेवी शुरू से हूँ। जैसे 2017 में बाढ़ आया था, 2017 में मैंने देखा कि यहाँ के हालात बहुत बुरे थे और उजिया राशि मतलब कि खाली कागजों में दी जा रही थी और हमारे आम जनता तक नहीं पहुंच रही थी। उसके लिए भी मैंने धरना प्रदर्शन करके सबसे पहले आने का काम किया। और उसी के बीच में मैंने देखा कि एक परिवार था, एक भाई बहन थे दोनों, और बहुत ज्यादा उनका नदी के अंदर घर बह के चला गया था। तो मैंने उसका मतलब कि मसला कईयों के पास रखा तो कोई मसला नहीं हल हुआ। वीडियो CO के पास भी उस कागज को मैं लिखत में दिया, क्योंकि उस टाइम मैं किसी पद पे नहीं थी, तो मैंने उसके बावजूद भी लिख के दिया तो नहीं मसला हल हुआ। लास्ट में मैंने हमारी बस्ती में हमारे बेटा को भतीजा लगेगा कौने नसर जी, वो मेरे साथ और मैं दोनों जने हम लोग बस्ती के अंदर पहले मैंने सोचा कि अपने घर से ही झोली फैला के मांगना चालू करूं। तो मैं अपनी बस्ती में झोली फैला के निकली जब, तो किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 50 ऐसे करके पैसा जब दिया तो हमारे पास 6,700 रुपया हुआ। तो मैंने फिर सोचा और मैंने और कौने नसर ने फैसला किया कि अगर हम लोग इसका घर फिर बांस का बना देते हैं तो फिर नदी के तरफ से पानी आएगा तो इसका घर बह के चले जाएगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ और सोचना होगा। तो कुछ जगह पे वो लड़का गया, कुछ जगह पे मैंने अपनी बातों को रखा। तो उसके जरिए से हम दोनों ने उनके किसी ने एक ट्राली ईंट दिया, बड़े बड़े लोगों के पास गए, किसी ने बालू की ट्राली दिया, सीमेंट का हुआ, कुछ मेरे से जितना गुंजाइश हुआ हम लोगों ने मिला के उस बेटी का घर बना दिया जिसमें आज वो रहती है। तो पम्मी बेगम हमेशा कहीं पे वृद्धा किसी का रुका उसमें भी आवाज उठाने का काम करती है। कहीं पे भी अत्याचार होता है तो उसमें सबसे पहले पम्मी बेगम पहुंचती है। उसके बाद आप कह रहे हो कि मेरे और क्या काम रहे हैं। जब मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि युवा को आगे आना चाहिए इलेक्शन में, मैं कहती हूँ युवा का टाइम है, युवा को आगे आना भी चाहिए, लेकिन औरत को क्यों नहीं? औरत किस बेस पे पीछे है? जब आपके यहाँ पे एजुकेशन का आता है मसला
तो आप जानते हो कि वहां पे एक किशनगंज में एक धरना रखा जाता है, जिसमें मैं एक औरत होकर उस धरने में बैठ जाती हूँ भूख हड़ताल पे जाके। उसके बाद हमारे आसी भाई हैं जो बहादुरगंज प्रखंड से हैं, वो भी बैठते हैं और वो बोलते हैं कि हमने धरना रखा। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये एजुकेशन का मामला है, तो इसमें मेरे बेटे, मेरे गाँव के लोग, मेरे समाज के लोग भी पढ़ेंगे। अगर मैं अपने घर से जब निकलती हूँ तो मैं भी उस धरने में जाकर शामिल हो जाती हूँ और अपने घर में ये बोल के जाती हूँ कि भूख हड़ताल का धरना है, शायद मैं वापस आ पाऊँ कि नहीं ना आ पाऊं। मान के चलिए अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम उठेंगे तो नहीं। तो उस लिए भी पम्मी बेगम उस टाइम औरत होके आगे। उसी के बीच में हमारे पत्थरगट्टी में एक मैटर हो जाता है, हमारी बेटी के साथ 6 लड़के लगातार बलात्कार करते हैं और उसको सजा। जैसे ही मैं भूख हड़ताल से उठ के फिर वहां पहुंच जाती हूँ, तो उसमें पहुंचने के बाद फिर वहां मतलब कि हम लोग प्रशासन के पास गुहार लगाते हैं, वो बच्चों को भी पकड़वाने का, सजा दिलवाने का काम करते हैं। उसी के बीच में एक हमारे पंचायत में, इकड़ा पंचायत में हमारी बेटी है, दिन दिहाड़े उनको काट के फेंक दिया जाता है। पम्मी बेगम हमेशा उन परिवारों के साथ जाती है जिनके पास कोई बड़े लोग नहीं होते। वो भी एक गरीब परिवार था, दोनों बहनें थी और उनका कोई सहारा नहीं था। एक बहन मदरसा में खाना बनाती थी, दूसरी बहन को लड़का दिन दिहाड़े काट देता है। फिर पम्मी बेगम वहां जाती है, फिर वहां से उनका पोस्टमार्टम रात को 2 बजे मट्टी होने के बाद पुलिस वाली गाड़ी के साथ खुद बैठ के बहादुरगंज वाले के साथ और दुलाली में उस लड़के को रेस्ट करवाने का काम करती है और वो लड़का आज भी अंदर है। पम्मी बेगम हमेशा अपने समाज के लिए आगे आई है और आगे आती रहेगी। जी हाँ, हमारे भावंज विधानसभा से MIM के एक बहुत ही चाहने वाले हैं जिसका नाम नौशाद है और वो मेरे गांव से मेरे अंकल हैं। उन्होंने एक सवाल किया आपसे कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत जाते हैं तो शिक्षा को लेकर आप क्या करेंगी? जी, शिक्षा तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए मैंने पहले भी आपको बोला कि शिक्षा के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे जीतता है, खैर ये नया सवाल नहीं है, जो भी जीतता है वो सबसे पहले यही वादा करता है, हाँ मैं सबसे पहले एजुकेशन करूंगा। तो फिर एजुकेशन क्यों नहीं हो पाती? आखिर सब लोग तो जीत के जाते ही है ना। तो खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं, आखिर किस जगह पे हम लोग कमी है हमारी? खोखला वादा नहीं करती पम्मी बेगम को अगर सेवा का मौका मिलता है तो पम्मी बेगम करने का क्षमता रखती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं खोखला वादा नहीं करती। हमारे एक दोस्त हैं विनोद कुमार गिरी जी, जो कि हमारे फेसबुक फ्रेंड है। उनका सवाल है कि विधानसभा जीतने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सेवा नहीं है, क्या उस पर भी बात होगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं पंजाब से जैसे बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ। मैंने ये देखा है कि जब हमारे पंजाब हरियाणा में हर नगर में एक एम्बुलेंस का इंतजाम है। अभी आप देख लीजिए, मेरा ठाकुरगंज विधानसभा है और यहाँ का सरकार का विधायक है, यहाँ का जो विधायक है वो सरकार में है, तो मेरे दोनों प्रखंडों में भी एक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है। आखिर क्यों, किस बेस पे? अगर रात बरात जरूरत पड़ती, किसी गरीब के घर में 1 रुपया नहीं है तो उसको पहले 2000 गाड़ी का भाड़ा करना पड़ता है, उसके बाद किशनगंज पहुंचना पड़ता है। तो ये कमियां हम लोगों में भी हैं। हम विधायक तो बना देते हैं लेकिन विधायक को उसका काम हम गिनती नहीं कराते। जब वक्त आया, अभी जैसे इलेक्शन में 3 से 4 महीना रह गया, अभी हम लोग सारा प्रेशर बना रहे हैं। मैं कह रही ये बातों को हम लोगों को पहले भी प्रेशर बना के रखना चाहिए था। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है आज का डेट में, बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, जिनको कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप जीत जाती हैं तो उसके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? हाँ, सबसे पहले तो हमारे यहाँ रोजगार होना जरूरी है और नीतीश कुमार जी ने ये भी बोला था कि मैं इसको उच्च राज्य का दर्जा भी दूंगा। तो आज तक तो वो खाली खोखले वादों में ही रहे हैं। और जिस पार्टी से मैं हूँ, MIM से, हम लोग सरकार तो नहीं बनाने जा रहे लेकिन सरकार में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। और मेरे ठाकुरगंज में अगर मतलब कि हम लोगों से यहाँ से हमारा कैंडिडेट जाए, पम्मी बेगम को ही मौका मिलता है तो पम्मी बेगम भी जीत के जाती है। तो मेरा सबसे पहले काम ये भी रहेगा कि रोजगार भी इसलिए कि ये यहाँ पे देखिए, रोजगार लोग कह तो देते हैं कि रोजगार हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियां भी लगाते हैं तो पानी में सबसे मेन प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्री लगाने
बनाने के लिए पानी का उज्ज्वल साफ सुथरा होना चाहिए। जब पानी हमारा साफ सुथरा होगा, इंडस्ट्रियां लगने में और बड़े बड़े लोगों का उद्योग में होना पड़ेगा। और सरकार, इसके लिए मेन काम क्या होगा हमारा, ये भी काम विधानसभा से ही होगा। विधानसभा में जब जाके हम लोग इस बात को रखेंगे कि हमारे वहां पे युवा पढ़े लिखे भी हैं, उन लोगों को अच्छा काम चाहिए, तो वो ये वहां से फंड दिया जाए, जो अच्छे अच्छे लड़के हैं उनको फंड दिया जाए ताकि वो अपने उद्योग फैक्ट्रियां खोल सके। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो फैक्ट्री खोल सके। तो फैक्ट्री खोलने के लिए भी तो ये सब बिल होते हैं विधानसभा में पास या लोकसभा में पास, तो लेकिन ये चीजों को कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता। आपसे आखिरी सवाल है, जो कि हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं अंसार सादानी साहब, आपके ठाकुरगंज से ही बिलोंग करते हैं। उनका आखिरी सवाल ये है कि कल दिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप बगावत करेंगी या फिर जिस तरह से पार्टी के साथ बनी है उसी तरह बनी रहेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टी के साथ पहले भी थी, अभी भी हूँ, और मेरी यही सोच रहेगी कि जिसको भी टिकट पार्टी देखिए सोच समझ के टिकट देगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे ठाकुरगंज के लोगों की ये चाहत हो कि औरत को भी मौका देना चाहिए, अगर देते हैं, अगर मैं इस लायक नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे को मौका दिया जाए। मेरे से अच्छा कोई है तो उसको मौका दिया जाए, लेकिन मेरे ठाकुरगंज के लिए हक का फैसला, हक की आवाज उठाए। इस चीज को तो पम्मी बेगम भी देखेगी, क्योंकि 2017 से मैं भी पब्लिक के बीच में हूँ, मैं भी देखूंगी ना। आकर जो भी अपने आप को आके प्रत्याशी कह रहे हैं या जो लड़ना चाहते हैं, तो उनसे सवाल तो उस टाइम मैं भी करूंगी कि आपको इलाके के लिए बनाया जाएगा। आज आप आए हो, 3 महीने 4 महीने पहले आगे आप दावा ठोक रहे हो, तो पहले आप 2017 में से कहाँ थे? मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा तो हर दिन का आप देख लीजिए, मैं हर टाइम पब्लिक के बीच में रहती हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मैम पम्मी बेगम से बात करके, और इनकी सोच को तो आप लोग देख ही लिए। इनका एक ही सोच है कि किसी तरह भी वो संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो और यहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट निकले और वो कैंडिडेट सबके हित में आए। ये पम्मी बेगम पंजाब की बेटी है और अपने बिहार की बहू है और सामाजिक कार्यों में हमेशा हिस्सा लेती है और युवाओं के प्रति इनका एक अलग नज़रिया है। युवाओं को हमेशा ये पोटेंशियल देती है कि तुम लोग आगे कुछ करो, आगे बढ़ो, और इनका जो भी इनसे होती वो करती है। आप लोग चैनल में बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका खुद का चैनल अपना गांव से खुदा।